बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड को स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक कार्बोनाइल ग्रुप के रिएक्शन से रिलेटेड है। कार्बोनाइल ग्रुप के जो रिएक्शंस होते हैं, जिनमें सबसे पहले उनमें कुछ प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है किस तरह के रिएक्शन देता है और किस तरह के रिएक्शन उससे प्रोसीड नहीं होते। जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है बेसिकली रिएक्शन जो होते हैं दो तरह के हम ज़्यादा स्टडी करते हैं, जिनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन होते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर क्योंकि पाई बॉन्ड मौजूद है और वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें पाई बॉन्ड मौजूद हो वो सारे कंपाउंड्स बड़ी आसानी से एडिशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें एक ग्रुप प्रीवियस ग्रुप के अंदर एडअप हो जाता है और उसमें से कोई ग्रुप रिमूव नहीं होता। इस तरह के रिएक्शंस को एडिशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है और इन रिएक्शंस में पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और नए सिग्मा बॉन्ड्स बन जाते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है कार्बोनाइल ग्रुप के रिएक्शन से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन रिएक्शन। कार्बोनाइल ग्रुप जो कि हमारे पास C डबल बॉन्ड O होते हैं, इसकी कार्बन के दोनों साइड्स फ्री हैं क्योंकि कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स होते हैं। तो इस तरह 2 बॉन्ड इसके ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट हो रहे हैं, अदर 2 बॉन्ड्स यहाँ पे कोई भी ग्रुप आके अटैच हो सकता है। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये एडिशन रिएक्शन बड़ी आसानी से देगा। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड मौजूद है। जब भी कोई ग्रुप अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और नया ग्रुप आकर इसके अंदर एडअप हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं एडक्ट। तो एडक्ट हमारे पास बनते हैं। एडक्ट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स एडिशन प्रोडक्ट। तो एडिशन प्रोडक्ट को कलेक्टिवली हम एडक्ट का नाम देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एडक्ट बनते हैं जब ये कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट करता है किसी भी ग्रुप के साथ। इसी तरह जो रिएक्शंस होंगे वो कौन से रिएक्शंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एडिशन रिएक्शंस होते हैं और सेकंड पे आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 2 एटम्स यहाँ पे मौजूद हैं और इनमें से कार्बन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन एटम से कम होती है। ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज़्यादा होने की वजह से ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करते हैं। कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ऑक्सीजन इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन द कार्बन। कार्बन की निस्बत ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसा कि यहाँ पे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो होगा और ऑक्सीजन एटम के ऊपर चार्ज शो होगा पार्शियल नेगेटिव। तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। इसी तरह अगर हम इसी स्ट्रक्चर को गौर से देखें, फॉर एग्जांपल ये एक पाई बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्सिस के ऊपर और नीचे मौजूद है। पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है जिसमें ओवरलैपिंग पैरेलल होती है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एक्सिस के ऊपर नहीं होती, एक्सिस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। इस वजह से पाई बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत आसान होता है। अब इसमें एक पाई बॉन्ड मौजूद है कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की कम है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा तरफ इस ऑक्सीजन की तरफ है क्योंकि ऑक्सीजन की पावर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसी तरह इनके अंदर एक पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। पोलैरिटी किस वजह से इंड्यूस होती है? पोलैरिटी इंड्यूस होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मतलब ये जो पोलैरिटी है, पोलर बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड बोलते हैं। किस वजह से ये पोलर बॉन्ड होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इनके दरमियान ये पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। इसी में नेक्स्ट हम रिएक्शंस को स्टडी करेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप के जो रिएक्शंस होते हैं वो किस तरह से प्रोसीड किए जा सकते हैं। रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे। रिएक्शंस के अंदर 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करते हैं उस तरह के रिएक्शंस, या दूसरा जो होता है जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करें तो उनके रिएक्शंस। न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टीज़ को हम प्रीवियस टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज़ होती हैं जिनके ऊपर प्रॉपर नेगेटिव चार्ज हो या जिनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, तो उनको हम न्यूक्लियोफाइल का नाम देते हैं। या वो स्पीशीज़ जिनके ऊपर लॉन पेयर हों तो उनको भी हम न्यूक्लियोफाइल का नाम देते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या फिर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज़ होती हैं
जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। इलेक्ट्रो मतलब यहाँ पे चार्ज से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे, और फिलिक का मतलब होता है लविंग। मतलब ये हुआ, ये हमारे पास ऐसे ग्रुप होते हैं, ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। वो स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उनके ऊपर चार्ज होता है, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। अगर इनके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये कभी भी नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। और इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल का मतलब यहाँ पे होता है न्यूक्लियस से है ये, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है, और फाइल का मतलब यहाँ पे भी लविंग ही है। तो मतलब ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो इनके ऊपर खुद के ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव, या इनके पास लोन पेयर्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ के ऊपर या तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज या फिर इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो उनको भी हम इलेक्ट्रोफाइल का नाम देते हैं। अब हम इनके रिएक्शन को स्टडी करेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ये किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। ये कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास मौजूद है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन दो एटम्स मौजूद हैं। दो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट हैं जो उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इस कार्बोनाइल ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जब भी अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी। अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जाके अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद एक पॉजिटिव स्पीशी है और कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इलेक्ट्रोफाइल कभी भी इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर कभी भी अटैक नहीं कर सकता। इसी तरह अगर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक चेक करें कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो किसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज़ हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी तरह से हो सकती है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज की वजह से हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर की वजह से हो सकती है, किसी भी कोई भी फैक्टर यहाँ पे आ सकता है। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम के ऊपर। रीज़न क्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है न्यूक्लियोफाइल जो है इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये बड़ी आसानी से इसके ऊपर अटैक करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव इस अट्रैक्शन की वजह से। अगर हम यहाँ पे भी ये बात डिस्कस करें कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये जाके अटैक करेगा इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर, यहाँ पे भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या आ जाती है, न्यूक्लियोफाइल खुद एक नेगेटिव करैक्टर रखते हैं और ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ज़्यादा होने की वजह से। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके करीब जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से कभी भी इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम इन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस किस तरह से प्रोसीड किए जाते हैं। यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल को स्टडी किया गया कि ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल किस तरह से अटैक करते हैं। अगर जिस तरह न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम के ऊपर। जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी। जैसे ही कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, कार्बन ने अपने प्रीवियस बॉन्ड्स जितने भी 4 बॉन्ड्स थे उन 4 बॉन्ड्स में से किसी एक बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। तो कौन सा बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, वो बॉन्ड ब्रेक होगा जो सबसे वीक होता है। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सबसे वीक कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये पाई बॉन्ड के अंदर मौजूद जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन एटम की तरफ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्रिएट होगा नेगेटिव। वो नेगेटिव जाके इस पॉजिटिव को अपने साथ मिला लेगा, जिससे हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है। अगर हम इनके रिएक्शंस को स्टडी करें कि ये किस तरह के रिएक्शंस होते हैं और किस तरह से इनको आगे प्रोसीड किया जाता है। बेसिकली ये जो रिएक्शंस होते हैं 2 तरह के रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शंस एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 तरह के रिएक्शंस को यहाँ पे स्टडी किया जाता है।
एडिशन रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू कार्बोनाइल ग्रुप, ये एडिशन रिएक्शंस फेवरेबल होते हैं, मतलब बड़ी आसानी से प्रोसीड किए जा सकते हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी आसानी से प्रोसीड नहीं होते, क्योंकि पाई बॉन्ड उनके अंदर मौजूद है कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर। जैसे ही कोई स्पीशीज़ को ऊपर अटैक करती है, पाई बॉन्ड बड़ी आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो इस वजह से जो रिएक्शंस होती हैं एडिशन रिएक्शंस फेवरेबल हैं, बड़ी आसानी से प्रोसीड होते हैं। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये फेवरेबल नहीं होते, इनके लिए ये आसानी से प्रोसीड नहीं होते। इसी तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, सबसे पहले हम इनको स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन से होते हैं। इनको हम दो तरह से स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ बेस कैटालाइज रिएक्शन, दूसरे होते हैं एसिड कैटालाइज रिएक्शन। मतलब ये बेस कैटालाइज रिएक्शन का मतलब ये है कि इनके अंदर हम बेस को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा। और इनमें एसिड कैटालाइज रिएक्शंस में यहाँ पे एसिड को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाएगा, फिर उसके बाद आगे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर रिएक्शंस जाकर आगे प्रोसीड होंगे। अब इसमें कैटलिस्ट क्या चीज़ होती है? कैटलिस्ट हमारे पास वो स्पीशीज़ होती हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, जो एंड ऑफ द रिएक्शन जैसा हमने स्टार्ट पे यूज़ किया था वैसा का वैसा वो हमने उसको प्रिपेयर भी करना होता है। और इसके अलावा इनका काम होता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें रिएक्शन को देनी पड़ती है, रिएक्शन मिक्सचर को देनी पड़ती है। तो वो एनर्जी जो होती है उसको कम कर देते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, उनको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो यहाँ पे बेस को जब यूज़ करेंगे तो बेस ने एज अ कैटलिस्ट यूज़ होना है और इसने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना है, फिर जाके आगे रिएक्शन प्रोसीड होंगे। और इसी तरह एसिड कैटालाइज रिएक्शन में हम सबसे पहले एसिड का इस्तेमाल करेंगे। एसिड के इस्तेमाल से एक जो है आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा, एसिड एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बेस कैटालाइज रिएक्शन। बेस्ड कैटालाइज रिएक्शन वो रिएक्शन जिनमें हम बेस को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी रिक्वायर्ड। तो बेस कैटालाइज रिएक्शन जो होते हैं इन रिएक्शंस में हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर यहाँ पे हम वीक न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल करेंगे तो वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कभी भी इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, आप इसको सिंपल इस तरह से याद रख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर किसी भी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर फॉर एग्जांपल वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज़ होती हैं जिनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद हो या वो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उनको हम डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उनको हम नाम देते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल का। तो अगर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होगा तो वो आगे अटैक करेगा कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर, तब बेस कैटालाइज रिएक्शन जो होते हैं प्रोसीड होते हैं, अदरवाइज ये प्रोसीड नहीं होते। तो इनमें बेस का बेसिकली काम क्या होता है? बेस का काम होता है जनरेट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बेस ने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना होता है, फिर आगे जाके रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। जनरल मैकेनिज्म, सबसे पहले देखें, हमने कहा कि बेस ने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है, वो न्यूक्लियोफाइल जाके आगे अटैक करेगा। तो बेस हमारे पास OH नेगेटिव, ये एक बेस है। ये बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से होती है? हम यूज़ करते हैं इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसको सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया जाता है, सोडियम एक मेटल है, मेटल ने आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं तो ये इधर से निकलेगा Na पॉजिटिव की फॉर्म में और OH यहाँ से निकलता है नेगेटिव फॉर्म में। तो ये OH जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये OH अटैक करेगा इसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर। जब इसके ऊपर अटैक करेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस NU न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज और साथ ही उसके वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। अब इसमें बेस के अटैक करने से पहले न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है, ये इसके पास लॉन पेयर हो सकते हैं या ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो इसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमने बनाना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किस तरह बना हुआ है? जब बेस ने अटैक किया, इसने प्रोटॉन को यहाँ से निकाल लिया, मतलब प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन बेस ने डोनेट किए, तो आगे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद थे इस हाइड्रोजन और इस न्यूक्लियोफाइल के दरमियान, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जब कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल।
हम इसकी फिर जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा फिर आगे वो रिएक्ट करते हैं कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। जब ये कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा आगे पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इसी रिएक्शन में मौजूद जो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बना था वो वाटर का मॉलिक्यूल उसी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा उस वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर और वहाँ से प्रोटॉन को जो है ले लेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे OH ग्रुप की तरफ। तो मतलब प्रोटॉन अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे OH ग्रुप इसके साथ अटैच हुआ और यहाँ से हाइड्रोक्सल आयन जो है ये रिलीज हो जाता है। ये बेसिकली क्या चीज़ है हाइड्रोक्सल आयन, ये वही बेस है जो हमने स्टार्ट पे इस्तेमाल की थी। तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये स्टडी किया था कि बेस जो है एक ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनको एंड ऑफ द रिएक्शन हमने प्रिपेयर करना होता है। अगर आपने रिएक्शन में एंड ऑफ द रिएक्शन जिस तरह की बेस आपने इस्तेमाल की थी अगर वैसी की वैसी लास्ट में प्रिपेयर नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो प्रोडक्ट ठीक नहीं होगा। इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड दो तरह के रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो हैं वो बड़ी आसानी से प्रोसीड होते हैं, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उनको प्रोसीड करना आसान नहीं होता। तो हम अपने इस चैप्टर के अंदर एडिशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, जिनमें सबसे पहली चीज़ है, पहला जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। के हाइड्रोजन साइनाइड को जब हम ऐड करते हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन में तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम नाम देते हैं सियानोहाइड्रिन का। सियानोहाइड्रिन को बेसिकली हम एक और नाम भी देते हैं, जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो उसको हम एडक्ट के नाम से भी डिनोट करते हैं। एडक्ट एक कलेक्टिवली नेम है, जनरल नेम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एडक्ट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एडिशन से ADD और प्रोडक्ट के लास्ट 3 वर्ड्स एडक्ट, इन दोनों को मिला के हम यहाँ पे एडक्ट तैयार करते हैं। जनरल सबसे पहले इसकी जनरेशन को देखेंगे कि किस तरह से हम HCN को जनरेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कि जब NaCN है, NaCN और HCl को आपस में ऐड किया जाता है तो किस तरह से हम इनको ऐड करते हैं, क्योंकि जो मिनरल एसिड जो कि HCl है, जब हम इसको एक्वस एसिड का सॉल्यूशन जो पहले से हमारे पास बना होता है सोडियम साइनाइड का, इसके अंदर जैसे इसको ऐड करते हैं तो रिएक्शन बहुत फास्टली होता है, बड़ी तेज़ी के साथ होता है। तो इसलिए हम इसको स्लोली ऐड करते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है कि हमारे पास पहले से एक सॉल्यूशन बना हुआ है जो कि है सोडियम साइनाइड का NaCN, ये पहले से हमने प्रिपेयर किए हुए। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं HCl को। जैसे हम HCl को इसके अंदर ऐड करते हैं रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और हमारे पास प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन साइनाइड। NaCN एंड HCl दोनों को हमने ऐडअप किया तो हमारे पास प्रोडक्ट बना NaCl एंड HCl। बेसिकली ये रिएक्शन होता कैसे है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। रीज़न क्या होती है कि दोनों जो होते हैं आपस में कोवलेंटली अटैच होते हैं, जिसकी वजह से इनमें मौजूद जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो शेयरिंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इस वजह से क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इसी तरह सोडियम साइनाइड NaCN, सोडियम एक मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, तो इस वजह से सोडियम के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव और Cn जो कि नॉन मेटल हैं, दोनों एटम्स नॉन मेटल होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। अब रिएक्शन जो प्रोसीड होता है, एक कंपाउंड का जो फर्स्ट कंपाउंड है इसका नेगेटिव पार्ट दूसरे के पॉजिटिव से और दूसरे का नेगेटिव पार्ट पहले के पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होती है। इसका ये नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव के साथ मिलेगा और इसका ये नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव के साथ मिलेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे NaCl एंड HCl। इसमें नीचे नाम भी मेंशन है, NaCN को सोडियम साइनाइड बोलते हैं, HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाता है। NaCl इज़ द सोडियम क्लोराइड दैट इज़ द साल्ट एंड HCN इज़ द हाइड्रोजन साइनाइड। अब ये जो रिएक्शन होता है HCN, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, आगे जो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा, ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली ये कहाँ पे बनता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन सीटो। सीटो का मतलब होता है इन बिटवीन, रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होना। जो रिएक्शन हो रहा है बिटवीन द रिएक्शन ही HCN प्रोड्यूस होगा और बिटवीन द रिएक्शन ही ये यूज़ हो जाएगा। इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि
HCN की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसको हैंडल करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शंस आ जाते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं किस तरह से रिएक्शंस इसके प्रोसीड होंगे HCN के साथ। यहाँ पे मैंने एक जनरल रिएक्शन को मेंशन किया है, जिस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा रिएक्ट करके आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम उसी तरह से हमारे पास आगे बाकी रिएक्शंस प्रोसीड होंगे। यहाँ पे मैंने कोई भी ग्रुप ऐड नहीं किया, हम सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप को देखेंगे। ये चीज़ें हर एक तरह के रिएक्शंस में कांस्टेंट रहेंगी, चाहे आप फॉर्मल्डिहाइड ले लें, एसिटाल्डिहाइड ले लें या फिर कीटोन ले लें। हमारा जो रिएक्शन होगा वो इस जगह पे इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर रिएक्शन प्रोसीड होता है और हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल, अगर इस कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी को हम स्टडी करते हैं तो कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास इस तरह से पाया जा रहा है, दैट इज़ द कार्बोनाइल कंपाउंड। अब रिएक्शन किस तरह से होगा, जब ये HCN इसके साथ आके अटैच होगा, इसमें जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड इधर से ऑक्सीजन का फ्री हो जाएगा और एक इधर से कार्बन का बॉन्ड फ्री हो जाएगा। जो कार्बन का बॉन्ड यहाँ पे फ्री होगा तो कार्बन के साथ आके CN अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे आके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। ये जो दो बॉन्ड्स फ्री हैं, यहाँ पे जो भी ग्रुप हम यहाँ पे लगाएंगे वो यहाँ पे अटैच रहेंगे, इनके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। अब जैसा कि देखें हमारे पास ये रिएक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड के टूटने से इधर से CN कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से CN इस कार्बन के साथ अटैच होगा और ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसके साथ दूसरे कंपाउंड का पार्शियल पॉजिटिव आकर अटैच होगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम कलेक्टिवली एडक्ट भी कह सकते हैं और इसका प्रॉपर नेम या इसको एडिशन प्रोडक्ट का भी नाम दिया जा सकता है। एक ही चीज़ है दोनों। तो उसी में जिस तरह हम यहाँ पे ग्रुप को चेंज करते जाएंगे, अगर आपका रिएक्टेंट फॉर्मल्डिहाइड था तो यहाँ पे HH आ जाएगा, अगर आपका रिएक्टेंट एसिटाल्डिहाइड था तो यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, अगर आपने यहाँ पे कीटोन लिया था यहाँ पे CH3 लगाया था तो इधर भी CH3 लगा के हम प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। अब हम इनके रिएक्शंस को वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है HCN के साथ, पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये हाइड्रोजन एटम जाकर इस ऑक्सीजन से अटैच होगा और ये CN इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको हम नाम देते हैं फॉर्मल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। यहाँ पे मैंने स्टार्ट में बताया था कि जब हाइड्रोजन साइनाइड को एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं सियानोहाइड्रिन। ये जिसको मैंने एडक्ट का नाम दिया था, तो हम इसको एडक्ट या सियानोहाइड्रिन भी कह सकते हैं। सियानोहाइड्रिन ये जो बनता है, अब ये सियानोहाइड्रिन प्रॉपर किस तरह से नाम इसका चेंज होता जाएगा, जिस तरह से आपने रिएक्टेंट इस्तेमाल किया था उसी तरह से उसका प्रोडक्ट बनता जाएगा। अब इसमें देखें, ये जो ग्रुप है ये आपको सियानोहाइड्रिन का बता रहा है कि कार्बन के साथ ये दो ग्रुप अटैच है, ये सियानोहाइड्रिन। अब इसके साथ रिएक्टेंट आपका फॉर्मल्डिहाइड था तो आप सेम वही फॉर्मल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन, अगर आपने एसिटाल्डिहाइड लिया था तो एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन, अगर आपने कीटोन लिया था, एसीटोन लिया था तो एसीटोन सियानोहाइड्रिन, इस तरह से हम इसको नाम देते जाएंगे। और इसका जो एक और कॉमन नेम है जिसको हम कलेक्टिवली यहाँ पे हम उसको यूज़ किया था, इसको हम एडक्ट भी कह सकते हैं, एडक्ट। अब इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं, चाहे आप रिएक्टेंट्स ले रहे हैं या प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हम उनको आईयूपीएक नाम से लाजमी डिनोट करें। अब इसमें जो आईयूपीएक नेम अगर हम इसको दें तो किस तरह से नाम दिया जाएगा, इसकी नंबरिंग कर लें। जो सियानो ग्रुप है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम नंबरिंग सियानो ग्रुप से ही स्टार्ट करेंगे। ये कार्बन नंबर 1 और ये है कार्बन नंबर 2, इसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आप कार्बन की जिसके साथ ये OH ग्रुप है उसकी पोजीशन को मेंशन करें या ना करें, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास इसका नाम क्या होगा, CN। इसको हम सियानो ग्रुप भी बोलते हैं और इसी को नाइट्राइल के नाम से भी डिनोट किया जाता है। तो हमारे पास ये नाइट्राइल है, क्योंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन के हम Sc2 का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और ये जो OH ग्रुप है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सी एसीटो नाइट्राइल। एसीटो कार्बन से है कि एक कार्बन है और यहाँ पे CN को नाइट्राइल के फॉर्म में आईयूपीएक नाम से नाइट्राइल के फॉर्म में इसको शो किया जाता है। उसके बाद हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं। अगर आपके पास रिएक्टेंट में एसिटाल्डिहाइड मौजूद है, एसिटाल्डिहाइड जैसे ही रिएक्शन करता है HCN के साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं एसिटाल्डिहाइड
सियानोहाइड्रिन। एसिटाल्डिहाइड रिएक्टेंट वैसे का वैसा, और बाकी जो ग्रुप था ये सियानोहाइड्रिन है, हमने वैसे का वैसा उसको वहाँ पे पुट कर दिया। अब इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? आईयूपीएक नेम में नंबरिंग उसी तरह से आपने स्टार्ट करनी है 1 2, और ये कार्बन यहाँ पे मौजूद है कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो हम सबसे पहले साइडेड ग्रुप की पोजीशन फिर उसके नाम को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो 2 हाइड्रोक्सी 2 उसकी पोजीशन है, साइडेड ग्रुप जो यहाँ पे है वो OH है, जिसको हम हाइड्रोक्सी के नाम से यहाँ पे डिनोट करेंगे। 2 हाइड्रोक्सी 3 कार्बन एटम्स हैं, जिसके लिए हमने 3 कार्बन के लिए प्रोप कवर्ड होता है, और तीनों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच हैं, तो प्रोप के साथ हम ANE अटैच करेंगे तो ये बनेगा प्रोपेन। तो इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन। उसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड है नाइट्राइल। नाइट्राइल किसको मेंशन किया जा रहा है? CN ग्रुप को आईयूपीएक फॉर्म में हम नाइट्राइल के नाम से डिनोट करते हैं। तो नाइट्राइल CN के पहचान के लिए हम यहाँ पे लास्ट पे वैसे का वैसा उसको लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम एसीटोन एज ए रिएक्टेंट लेते हैं, एसीटोन जब HCN से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड एंड HCl, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा सेम उसी तरह से पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, H इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, CN इस कार्बन के साथ अटैच होगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा एसीटोन, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट एसीटोन था, और बाकी जो प्रोडक्ट है सियानोहाइड्रिन, उसी के साथ ही हम उसको इकट्ठा करके लिख देते हैं एसीटोन सियानोहाइड्रिन। अब इसका आईयूपीएक नेम किस तरह से हम देंगे? ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 3 इधर भी कर सकते हैं, 3 इधर भी कर सकते हैं, किसी भी तरफ इसको ले सकते हैं। तो हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे 2 ग्रुप मौजूद हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरा मेथाइल ग्रुप है। तो इसमें इन दोनों की पोजीशन, फिर इन दोनों का नाम, फिर आगे जितने कार्बन की स्ट्रेंथ है वो, फिर हम ये देखेंगे कि कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के जरिए अटैच हैं या सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच हैं, उसकी पहचान बताएंगे, और लास्ट पे आपने CN की पहचान लास्ट पे पुट कर देनी है। अब इसमें पहला जो ग्रुप है हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी, सबसे पहले हमने 2 हाइड्रोक्सी यहाँ पे लिखा, और CH3 मिथाइल ग्रुप है, ये भी कार्बन नंबर 2 पे मौजूद है, 2 मिथाइल, ये मिथाइल यहाँ पे आपने लिखना है इसको 2 मिथाइल। उसके बाद कार्बन कितनी है? 3 है, 3 कार्बन के लिए वर्ड होता है प्रोप का, ये जो PROP प्रोप, ये कार्बन की स्ट्रेंथ का आपको बता रहा है कि 3 कार्बन एटम्स हैं, जिसको हमने प्रोप के नाम से डिनोट किया, और तीनों कार्बन एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं ANE, अल्केन से रिलेटेड है। उसके साथ लास्ट में हमने नाइट्राइल लगाया, जो कि CN की पहचान को शो कर रहा है। तो हमारे पास ये नाम बनेगा 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, और इसको कलेक्टिवली हम एडक्ट के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजेस में सबसे पहले कि जो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनते हैं, किस तरह से ये प्रोडक्ट आगे यूज़ होते हैं, और किस तरह से हम आगे इसको यूज़ करते हुए कौन कौन से कंपाउंड्स को यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन रिएक्शंस का जो यूज़ है कि इनमें सबसे पहले CN ग्रुप जो है ये आगे सबसे पहले रिएक्ट करेगा और एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एमाइड की पहचान क्या होती है कि C डबल बॉन्ड O और इसके साथ NH मतलब नाइट्रोजन अटैच हो सिंगल बॉन्ड के जरिए, तो इसको हम बोलते हैं एमाइड। यहाँ पे NH2 हो सकता है या NH भी लगा सकते हैं, ये एमाइड की पहचान है। एमाइड का ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके बाद ये मज़ीद आगे रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा ये मुकम्मल अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म हम इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 के अंदर। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसका यहाँ पे रिएक्शन मेंशन करते हैं कि किस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इसमें इसी क्वेश्चन के ऊपर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी रिएक्शन के ऊपर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द लैक्टिक एसिड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी फ्रॉम, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड आएगा, एसिटाल्डिहाइड। हाउ विल यू प्रिपेयर द लैक्टिक एसिड फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड, कि एसिटाल्डिहाइड एज ए रिएक्टेंट आपके पास मौजूद है, तो आप किस तरह से उस एसिटाल्डिहाइड को इस्तेमाल करते हुए लैक्टिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले आपने ये रिएक्शन पुट करना है, एसिटाल्डिहाइड को एज ए रिएक्टेंट लेना है, इसका HCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड एंड HCl, इसके साथ रिएक्शन करवा के हम सबसे पहले ये एडक्ट तैयार करेंगे। इस एडक्ट को एज ए रिएक्टेंट यहाँ पे आपने पुट करना है और इसका आगे प्रोडक्ट तैयार करना है। जो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लैक्टिक एसिड का नाम देते हैं। ये रिएक्शंस मैंने दो तरह से यहाँ पे पुट किया है। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला रिएक्शन इसको गौर से देख लें
ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें देखें कि ये जो हमारे पास ये जो ग्रुप है जिसको हमने एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का नाम दिया, ये बेसिकली वाटर से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन H2SO4, ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टिक एसिड को दो तरह से हम ये इस रिएक्शंस को लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन जब वाटर से रिएक्ट करेगा, इसमें ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को यूज़ करता हुआ अमोनिया की फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है। ये दो हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इधर से, ये आपस में ये अटैच होंगे इस नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है कि इसकी वैलेंसी 3 होती है, ये 3 बॉन्ड बना सकता है। जब 3 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होगा तो ये अमोनिया की फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। और उसके साथ ही ये जो कार्बन एटम यहाँ पे बच गया, कार्बन एटम के साथ ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और फिर ये वाला ऑक्सीजन, ये तीनों आकर इसके साथ अटैच हो जाते हैं, जिससे हमारे पास ये COOH में चेंज हो जाता है। COOH इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है इसको हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं। ये भी लैक्टिक एसिड और इसके नीचे जो ये बनाया था ये भी यहाँ पे लैक्टिक एसिड है। इसको मैंने दो तरह से यहाँ से रिएक्शन पे पुट किया है। प्रोडक्ट हमारे पास सेम है, किसी भी मेथड से बनाया जा सकता है। उसके बाद अगर हम इसको एज ए रिएक्टेंट इस्तेमाल करें H2SO4 को, तब हमारे पास प्रोडक्ट सेम जो हम बनाना चाह रहे हैं वही बनेगा। देखें हमने वही रिएक्टेंट लिया एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, उसका हमने उसकी हाइड्रोलिसिस की इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड H2SO4। जब ये रिएक्ट करते हैं इसके साथ तो हमारे पास वही चीज़ बनती है लैक्टिक एसिड और इसके साथ ही NH4HSO4, इसको बोलते हैं अमोनियम बाइसल्फाइड, ये इसका नाम है। तो अमोनियम बाइसल्फाइड यहाँ से ये प्रोडक्ट बन के निकल जाता है। और इसी तरह ये रिएक्शन जो है अगर इसको हम बैलेंस करें इक्वेशन को, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो जाती है। तो हमारे जो बुक में मौजूद है रिएक्शन, वो ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है, तो आपने इस रिएक्शन को प्रेफर करना है। तो ये रिएक्शन समझने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शन को आप प्रेफर करेंगे, आपने अपने पेपर में इस रिएक्शन को आपने पुट करना है। अब उसके साथ ही ये जो रिएक्शन होता है बेसिकली हम ये जो रिएक्शन है क्यों करते हैं, उसकी रीज़न ये होती है, उसका यूज़ ये है कि हम इससे जो है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड बनाना चाहते होते हैं। लैक्टिक एसिड इज़ द अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड। अब इसको देखें, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अल्फ़ा कार्बन है। अब अल्फ़ा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो इस वजह से हमने पोजीशन बताई हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कि वो अल्फ़ा कार्बन पे है, जिससे ये बना अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, और ये एसिडिक कंडीशन के लिए हमने लास्ट पे एसिड लगा दिया, तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड और लैक्टिक एसिड एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अगर हम इसको आयुपिक नाम से डिनोट करें तो आयुपिक नाम से इसको किस तरह से लिखा जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन नंबर 1 है और इसके साथ ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। तो इसके ऊपर गौर करें कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस कार्बन पे मौजूद है, वो कार्बन नंबर 2 पे मौजूद है। तो इसका नाम क्या होगा, इसी जो लैक्टिक एसिड है इसका आयुपिक नेम, पहले हम साइडेड ग्रुप की पोजीशन बताएंगे, फिर उसका नाम यहाँ पे हाइफन यूज़ करना है, हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी। अब 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 के लिए होता है प्रोपेन कवर्ड, तो इसी के साथ ही हमने लिखना है प्रोपेन, कंप्लीट प्रोपेन मैंने लिख दिए। अब एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नोमेनक्लेचर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम इसके अंदर ऐड करते हैं तो इसमें ई को हटा के उसकी जगह पे लगा दिया जाता है OIC एसिड, OIC एसिड। तो इसका नाम बनेगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड का आयुपिक नेम है। इसका कॉमन नेम आप उसको लैक्टिक एसिड कह सकते हैं या उसको अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड भी कह सकते हैं, ये भी उसका कॉमन नेम है। और इसका आयुपिक नेम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। और इसी के साथ जो प्रोडक्ट बनता है उसको अमोनियम सल्फाइड का नाम देते हैं, NH4HSO4, जो लास्ट पे ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब उसके आगे अगर हम इसका मैकेनिज़्म देखें, ये जो हमने रिएक्शन स्टडी किए हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से आगे रिएक्ट करते हैं
और किस तरह से ये मैकेनिज्म इसका प्रोसीड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म के अंदर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहला काम क्या होता है, हमने जनरल मैकेनिज्म के अंदर ये स्टडी किया था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते हैं, क्योंकि बेस कैटालाइज रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ होता है। वीक न्यूक्लियोफाइल की जो अटैकिंग होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पे OH को अटैक करवाना है HCN के साथ। OH ने हाइड्रोजन से प्रोटॉन को अपने साथ मिला लेना है और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन CN के पास चले गए। क्यों? उसकी रीज़न ये है क्योंकि हाइड्रोजन को इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रही है, जिसकी वजह से वो ये जो बॉन्डिंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी आसानी से छोड़ देगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे CN के पास, CN के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हम इसको बोलेंगे जो CN यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव फॉर्म में मौजूद है, अब हम इसको कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब बेस ने, ये बेस है OH नेगेटिव, ये बेस ये OH नेगेटिव आता कहाँ से है, बेसिकली हमारे पास, हम इसको OH की फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते, रिएक्शन के अंदर ये यूज़ होता है NaOH की फॉर्म में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोई भी यूज़ की जा सकती है बेस। ये जैसे ही हम अपने सोल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं वहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा, वो जाके आगे रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। OH नेगेटिव यहाँ से इसने प्रोटॉन को पिक किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे CN के पास और CN के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फिर बोलते हैं। अब सबसे पहला काम क्या था, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो चुका है। जब न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाता है वो न्यूक्लियोफाइल जाके आगे कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर, कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, उसके पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ये नेगेटिव चार्ज बेसिकली कार्बन एटम के ऊपर होता है, ये अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। ये जो कार्बन है जैसे ही इसका बॉन्ड इस CN के साथ बनेगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी। कार्बन ने इसके जितने भी पहले वाले बॉन्ड थे उनमें से कोई एक बॉन्ड ब्रेक करना है, तो वो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, वो बॉन्ड ब्रेक होगा जो सबसे वीक था। तो इनमें से सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे आगे ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव स्पीशीज़ जितनी भी होती हैं या पॉजिटिव स्पीशीज़ हो, आयनिक स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो उसी सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, जो स्टार्ट पे वाटर का मॉलिक्यूल बना था वो वाटर का मॉलिक्यूल भी उसी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। अगले स्टेप में जो हमारे पास वो वाटर का मॉलिक्यूल था, वो वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ से प्रोटॉन फिर से रिएक्ट कर जाता है उस ऑक्सीजन के साथ, फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट है एडक्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। तो थर्ड इसका जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट। एडक्ट कैसे बनता है, ये हमारे पास एनाइन था, ये वाटर के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि वाटर का जो हाइड्रोजन एटम होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा प्रोटॉन के ऊपर, प्रोटॉन को अपने साथ मिलाएगा, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि बॉन्ड के अंदर मौजूद है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे OH की तरफ। तो ये H अटैच हुआ इस ऑक्सीजन के साथ, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना है जिसको हम एडक्ट बोलते हैं, और उसके नीचे OH नेगेटिव मौजूद है। ये OH नेगेटिव क्या है, बेसिकली ये वो बेस है जिसको हमने स्टार्ट पे जो है इस्तेमाल किया था। तो हमने बेस कैटालाइज रिएक्शन में हमने ये भी बात की थी, जो हमने जनरल मैकेनिज्म को स्टडी किया था, कि बेस वो स्पीशीज़ होती हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं बिटवीन द रिएक्शन, एंड सेकंड जो होता है कि एंड ऑफ द रिएक्शन जो है हमने उसको वैसा का वैसा प्रिपेयर भी करना होता है। अगर हम उसको वैसा का वैसा प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारा रिएक्शन जो होता है वो सही होता है। अगर आप बेस को वैसे का वैसा प्रिपेयर नहीं कर पाते तो आपका रिएक्शन गलत होता है। तो हमने जो बेस जो स्टार्ट पे इस्तेमाल की थी वो लास्ट पे वैसे की वैसे प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये जो OH आयन है, ये जितनी भी बेसिस प्रोड्यूस होती हैं वो बेसिस आगे जाके फिर से अटैक करती हैं इसी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर देती हैं। तो इसी तरह से रिएक्शन रिपीट होता रहता है। तो एक बेस बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में जो है कन्वर्ट कर सकती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे जो रिएक्शंस हैं, नेक्स्ट रिएक्शंस में एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, कि हम अगर रिएक्शंस देखना चाहें फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड या कीटोन के जो रिएक्शंस हैं
वो अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन से डिनोट करना चाहें तो किस तरह से हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन है। फॉर्मेल्डिहाइड किस तरह से रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, तो जिस तरह से ये प्रोसेस यहाँ पे है, सेम यही चीज़ हम अगले एस्टल्डिहाइड और कीटोन के अंदर भी सेम इसी करैक्टर को सामने रखते हुए हम बात करेंगे। आपने फोकस करने हैं, गौर से देखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। सेम इसी कंसेप्ट को सामने रखते हुए हम एस्टल्डिहाइड के रिएक्शन भी इसी तरह से प्रोसीड करेंगे और कीटोन के रिएक्शन भी सेम इसी कंसेप्ट के थ्रू प्रोसीड होंगे। सबसे पहली चीज़ जो है ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन बेसिकली होता क्या है? ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस रीजन को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर उसने इसको अपने नाम से डिनोट कर दिया। इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस होती हैं जिसमें अल्काइल ग्रुप आर MgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इसका कॉमन नेम है कि इसका जनरल नेम है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है इसको बेसिकली किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अल्काइल ग्रुप कोई भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल CH3 आप लगा दें, CH3 CH2 लगा दें, या जो X है, X एक हैलोजन है तो हैलोजन यहाँ पे कोई भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जो है क्लोरीन इस्तेमाल कर लें, या इस जगह पे ब्रोमीन या फिर आयोडीन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पुट किया है CH3 CH2, ये एक अल्काइल ग्रुप है, साथ मैग्नीशियम और फिर इसमें ब्रोमाइड जो है एक हैलोजन ग्रुप है। तो ये जब रिएक्ट करेगा इसमें ऑक्सीजन के इसमें मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैग्नीशियम जो है एक मेटल है और इसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। ब्रोमीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और इस साथ वाली दूसरी एटम के ऊपर जो कि अल्काइल ग्रुप है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आता है। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही ये कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इस जगह से ये बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन की तरफ। तो मैग्नीशियम के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से छीने जा रहे हैं, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस CH2 के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, ये जाके अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। जैसे ही कार्बोनाइल कार्बन का बॉन्ड इसके साथ बनेगा, ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा फिर नेगेटिव। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, ये वैसे का वैसा CH2। अब ये बॉन्ड यहाँ से टूटा था, इस CH2 का बॉन्ड बन रहा है इस वाली कार्बन के साथ। तो ये कार्बन, ये मैंने वैसा का वैसा उसको लिखा हुआ है कि इसका बॉन्ड बना इस CH2 ग्रुप के साथ 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे मौजूद है। तो इसी के साथ ही अटैच है ऑक्सीजन जिसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, और साथ ये जो ग्रुप यहाँ से निकला था MgBr, ये पूरा ग्रुप जैसे ही यहाँ से बॉन्ड टूटा था, Mg के ऊपर चार्ज आता है कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। वो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव के साथ आकर आयोनिक अट्रैक्शन शो करता है, उसके साथ वहाँ पे अटैच हो जाता है। जैसे भी इसके साथ अटैच होगा तो हमारे पास ये एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसको हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है ये आगे वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन ने वाटर में मौजूद पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के ऊपर अटैक करना है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मौजूद हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन की तरफ, तो OH के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब ये बॉन्ड यहाँ से जो अट्रैक्शन थी वो यहाँ से ख़त्म होगी, OH अटैच करेगा हाइड्रोजन को अपने साथ, MgBr यहाँ से निकलेगा। तो मैग्नीशियम के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से जब OH नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा तो ये OH आकर इस मैग्नीशियम के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे Mg, इसके साथ Br पहले से अटैच है और ये OH आकर यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाता है। और बाकी जो है CH2 वैसे का वैसा, और ये जो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है इनको इकट्ठा भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहें कि CH3 CH2, ये जो कार्बन हाइड्रोजन है इसको भी मैं इकट्ठा कर देता हूँ CH2 साथ ऑक्सीजन एंड सो ऑन, जैसे आगे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। मतलब ये है कि इसको इकट्ठा करके भी लिखा जा सकता है। तो इसको इकट्ठा करके लिख दें या सेपरेट लिख दें,
तो CH3CH2CH2OH। तो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो तो हम उसको प्राइमरी अल्कोहल का नाम देते हैं। तो इसमें जब फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अगर एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अगर कीटोन को एज ए रिएक्टेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसको हम टर्शरी अल्कोहल का नाम देते हैं। इसमें ये देखें, इसी रिएक्शन को मैं चेंज करूँगा। अब हमने ये प्राइमरी अल्कोहल तैयार किया जिसका नाम होता है प्रोपेनॉल। प्राइमरी अल्कोहल दैट इज़ द प्रोपेनॉल। अब इसमें प्रोपेनॉल क्यों नाम दिया? प्रोप 3 कार्बन एटम्स, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन्स, 3 कार्बन हमारे अंदर इसके अंदर मौजूद हैं, 1 2 3। अब इसमें ANE लास्ट पे था, इसको अगर इस तरह से देखें प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन उसके लिए प्रोपेन का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो प्रोपेन में जो लास्ट पे E मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप मौजूद है और OH जो है अल्कोहल की जो है प्रेजेंस को शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे E को हटा के यहाँ साथ OL लगा देते हैं, तो इसका नाम होता है प्रोपेनॉल। तो इसका नाम है प्रोपेनॉल। अब इसी तरह से ये जो हमने जिस तरह से ये मैकेनिज्म प्रोसीड किया ग्रिग्नार्ड रीजन का, अगर हम एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना चाहें तो सेम इसी तरह से रिएक्शन प्रोसीड होगा। अगर आप कीटोन का रिएक्शन करवाना चाहें तो भी सेम इसी तरह से रिएक्शन प्रोसीड होगा। सिर्फ चेंज आएगा कि हमारे प्रोडक्ट उसी हिसाब से चेंज होते जाएंगे जिस हिसाब से आप रिएक्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम इस जगह पे रिएक्टेंट के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड के बजाय मैं यहाँ पे लगा देता हूँ CH3 ग्रुप, तो हमारे पास ये एसिटाइल ग्रुप मौजूद है। तो ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है रिएक्टेंट है, इसको हम एसिटाल्डिहाइड का नाम देंगे। अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के साथ करवा रहे हैं तो यहाँ पे CH3 था, तो यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा, तो इधर भी CH3 आ जाएगा, CH3, और इसी तरह यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। अब इसमें देखें, अब ये जो नंबरिंग फिर हम इस तरह से नहीं करेंगे, ये जो नंबरिंग है ये ऊपर वाली कार्बन से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो इसको हम नाम देंगे 2 हाइड्रोक्सी, टोटल 4 कार्बन हैं, ब्यूटानोल। तो इसमें ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है इसमें ये अल्कोहल कौन सा है? ये ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन पीछे 2 कार्बन से अटैच है, जिसकी वजह से हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल का नाम देंगे। तो मतलब अगर आप एसिटाल्डिहाइड इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। अगर हम फॉर एग्जांपल कीटोन इस्तेमाल करते हैं तो कीटोन से क्या होगा? कीटोन में कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइडों पे कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे भी मिथाइल लगा दिया कीटोन। अगर हम इसका रिएक्शन करें तो सिर्फ मैकेनिज्म उसी तरह से प्रोसीड होगा, सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे हमने H लगा हुआ यहाँ पे CH3 आ जाएगा, इधर भी दोनों साइडों पे CH3, इधर भी दोनों साइडों पे CH3। अब OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन पीछे 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3। तो इसको हम नाम देंगे टर्शरी अल्कोहल का। तो इसका अगर आप आयोपिक नेम देना चाहते हैं तो इसमें नंबरिंग उसी तरह से 1 2 3 4। दूसरी कार्बन के ऊपर OH ग्रुप भी है और दूसरी कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप भी है, तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटानोल। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला होता है NaHSO3। सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड बेसिकली एल्डिहाइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये बड़ी आसानी के साथ प्रोडक्ट बना देता है। अगर हम इसको कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फर्स्ट कीटोन जो कीटोन का फर्स्ट मेंबर है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे मिथाइल ग्रुप्स होते हैं जिसको हम मिथाइल कीटोन कहते हैं, अगर उसको हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ तो रिएक्शन प्रोसीड होगा। अगर उसके अलावा कोई और मेंबर लेते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। तो इसमें अल्डिहाइड्स एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन्स जब ये रिएक्ट करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। एडक्ट का वर्ड हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने ये बताया था कि हम इसको यूज़ करते हैं जब किसी भी रिएक्टेंट के अंदर कोई कंपाउंड आकर उसके अंदर एडअप हो जाता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एडक्ट का। तो एडक्ट बेसिकली 2 वर्ड्स का ये कॉम्बिनेशन है जिसमें AD हम ये लेते हैं एडिशन से, एडिशन उसमें फर्स्ट 3 वर्ड्स, और UCT ये हम लेते हैं प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट के लास्ट 3 वर्ड्स।
ये और एडिशन के फर्स्ट 3 वर्ड्स, इनको इकट्ठा करके हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एडक्ट का। तो जितने भी एडिशन रिएक्शन से जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके लिए हम कलेक्टिवली एडक्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये जितने भी इसके रिएक्शंस हैं इनको समझने से पहले हम एक जनरल रिएक्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसी जनरल रिएक्शन को हम आगे बाकी रिएक्शंस के साथ रिलेट करके उनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड जब इसका रिएक्शन होता है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, तो इसमें ये पाई बॉन्ड जो यहाँ पे मौजूद है इस कार्बोनाइल कंपाउंड में, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो इक्विवेलेंसी इस कार्बन की फ्री हो जाएगी, इस ऑक्सीजन की इक्विवेलेंसी फ्री हो जाएगी। जब दोनों एटम्स की एक इक्विवेलेंसी फ्री हो जाती है तो सोडियम बाइसल्फाइड यहाँ से एक प्रोटॉन निकलता है, वो प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ आकर अटैच हो जाएगा और बाकी जितना भी ग्रुप है वो कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा। जैसा कि इसमें हमें नज़र आ रहा है, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि कार्बन इसका ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, अगर इस डबल बॉन्ड को मैं ब्रेक करूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ से, तो एक बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन का फ्री हो जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ से इस कार्बन का फ्री हो जाएगा। जब ये 2 बॉन्ड्स फ्री होंगे तो यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, ये प्रोटॉन यहाँ से निकल के अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ और बाकी ये जितना भी ग्रुप है ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा जो कि है SO3Na। तो ये जो 2 ग्रुप्स यहाँ पे मैंने फ्री छोड़े हुए हैं 2 बॉन्ड्स, तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप आकर अटैच हो सकते हैं। ये जो 2 बॉन्ड्स हैं जहाँ पे कोई भी ग्रुप हम लगा देंगे हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है वो रिएक्शन इसी डबल बॉन्ड के ऊपर प्रोसीड हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारा जो कंपाउंड होगा वो उसी के अंदर एडअप हो जाएगा, जिससे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम एडक्ट का नाम देते हैं, या उसके लिए हम एडिशन प्रोडक्ट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल्डिहाइड के फर्स्ट चंद मेंबर्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद कीटोन के सिर्फ फर्स्ट मेंबर जो है कीटोन का, जिसको हम एसीटोन बोलते हैं, सिर्फ उसका रिएक्शन हम यहाँ पे प्रोसीड करवाएंगे। सबसे पहले हमारा जो रिएक्टेंट है वो फॉर्मेल्डिहाइड है। हम इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर से प्रोटॉन आकर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, बाकी जो मेंबर जितने भी है वो सारे का सारा इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड एडिशन प्रोडक्ट। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन प्रोसीड करवाएं तो सेम उसी तरह से यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड होगा जिस तरह हमने फर्स्ट रिएक्शन किया है। इसके अंदर भी वही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के साथ ये प्रोटॉन आके अटैच हो जाएगा और बाकी जितना भी मेंबर है वो सारे का सारा इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम नाम देते हैं एस्टल्डिहाइड एडिशन प्रोडक्ट। हमारा रिएक्टेंट एस्टल्डिहाइड है तो इस वजह से एस्टल्डिहाइड एडिशन प्रोडक्ट। अगर आप रिएक्टेंट को एज अ फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल कर रही है तो फॉर्मेल्डिहाइड एडिशन प्रोडक्ट, इस तरह से उसका नाम चेंज होता जाएगा। अगर हम कीटोन में से कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर है जो कि है एसीटोन, अगर हम इसको एज ए रिएक्टेंट लेते हैं तो इसमें एसीटोन ये रिएक्ट करेगा इस सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करता है ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और बाकी जितना भी ये ग्रुप बचा हुआ है सारे का सारा इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा। तो इस प्रोडक्ट का नाम होगा एसीटोन। रिएक्टेंट से ही हमने वो नाम निकाला एसीटोन और बाकी जो है एडिशन प्रोडक्ट। तो ये जो हम रिएक्शन करते हैं आगे इसकी रीजनरेशन है कि हमारे पास ये जो एडक्ट बनते हैं, अगर एडक्ट को हम यूज़ करके रिएक्शन करवा के किसी भी कंपाउंड के साथ क्या हम इसको जो हमारे पेरेंट एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं क्या हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीजनरेशन ऑफ पेरेंट ग्रुप। क्या हम पेरेंट ग्रुप को किस तरह से रीजनरेट करते हैं। जो हम यहाँ पे एडक्ट बना रहे हैं, अगर हम इस एडक्ट का रिएक्शन करवा देते हैं HCl के साथ, फिर हम उस सॉल्यूशन को जिसके अंदर जो हमारा एडक्ट है उसके अंदर जैसे HCl को ऐड करते हैं हम इसको हीट करेंगे। हीट करने से हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें इधर से एक हाइड्रोजन एटम, इधर से एक ऑक्सीजन निकलेगा और इधर से एक हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ से एक ऑक्सीजन को गेन करके H2O की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा सल्फर और साथ इसके 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये आपस में अटैच होके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसके साथ ही सोडियम जो है, सोडियम ये रिएक्ट कर जाता है इस Cl के साथ। तो हमारे पास एक साल्ट बनता है जिसको हम NaCl का नाम देते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। आप देखें ये जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना हुआ है दैट इज़ द कार्बोनाइल कंपाउंड। ये वही कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसको हमने स्टार्ट पे रिएक्शन के अंदर यूज़ किया था। और इसी के साथ ही अब अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट जो हमने प्रिपेयर किया था, एडक्ट बनाया था, अगर उसको हम यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं
तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद होंगे। तो आपके इस प्रोडक्ट के अंदर आपको 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे मिलेंगे, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो है एसिटाल्डिहाइड से रिलेटेड प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी सेम उसी तरह से यूज़ होगा और उसी तरह से हम अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो ये बनेगा एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पे हम प्रिपेयर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कीटोन को यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट इस्तेमाल किया था जिससे हमने ये एडिशन प्रोडक्ट बनाया था, अगर हम इसको रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर सिर्फ इतना सा चेंज आएगा कि यहाँ पे हम CH3 लगा देंगे तो हमारे पास ये कीटोन प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम फॉर एग्जांपल लैब्स के अंदर काम कर रहे हैं तो लैब में आपने ये जो प्रोडक्ट्स थे एडिशन प्रोडक्ट्स आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में बना लिए हुए हैं और आगे आपका जो काम था वो काम खत्म हो चुका है और आपके पास ये प्रोडक्ट बचा हुआ है वहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये मेथड रीजनरेशन का प्रोसेस नहीं आता तो आपका ये प्रोडक्ट वहीं पे ज़ाया हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको HCl के साथ रिएक्ट करवा के वापस से हम वो अपने रिएक्टेंट वहाँ से निकाल लेते हैं जो हमने स्टार्ट पे इस्तेमाल किए थे। तो उसके बाद इस रिएक्शन का यूज़ क्या होता है कि हम ये रिएक्शन बेसिकली करते किस वजह से हैं, तो ये रिएक्शन बेसिकली किया जाता है अगर आपके पास मिक्सर पड़ा हुआ है, डिफरेंट कंपाउंड्स पर पड़े हुए हैं जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स का मिक्सर है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप भी मौजूद है और नॉन कार्बोनाइल ग्रुप्स भी मौजूद हों, तो हम ये रिएक्शन करते हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है जिसमें हम फॉर एग्जांपल ये सोडियम बाइसल्फाइड ऐड कर देंगे उसी सॉल्यूशन के अंदर, उसमें वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिएक्ट कर जाएंगे और एडिशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और बाकी वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद नहीं होगा उनका रिएक्शन नहीं होगा, वो वैसे के वैसे उसी सॉल्यूशन के अंदर पड़े रहेंगे। मतलब ये है कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है तो उसमें से हम कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स को सेपरेट या प्योरीफाई करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। तो इसके यूज़ के अंदर भी यही चीज़ है कि सेपरेशन या प्योरीफिकेशन का प्रोसेस होता है जिसमें कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड मौजूद है और उसके अंदर अल्कोहल मौजूद है, हम वहाँ से एल्डिहाइड को निकालना चाहते हैं तो हम सोडियम बाइसल्फाइड को उस सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे। तो सोडियम बाइसल्फाइड एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल के साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि इसका रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप के साथ होता है, नॉन कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन नहीं होता। तो अल्कोहल में कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद नहीं होता जिसकी वजह से अल्कोहल के साथ उसका रिएक्शन नहीं होगा। अब इसी के आगे इसका मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं। मैकेनिज्म में मैंने स्टार्ट पे बताया था कि अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक जनरल मैकेनिज्म को स्टडी नहीं किया, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आपने सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है जनरल मैकेनिज्म की। जब तक आपको जनरल मैकेनिज्म अच्छे से नहीं आएगा, आप इस मैकेनिज्म को या इससे पहले जो हमने मैकेनिज्म स्टडी किए हैं या आगे हम रिएक्शंस करेंगे बेस कैटालाइज रिएक्शन जितने भी हैं वो आपको आसानी से समझ नहीं आएंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम जो आप लोग ने करना है जनरल मैकेनिज्म की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फिर बाद में आपने इन रिएक्शंस की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पे आपको जो है बड़ी आसानी से रिएक्शंस समझ आ जाएंगे। अब देखें हमने यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म पुट किया है अकॉर्डिंग टू बुक है कि बुक के अंदर इस तरह से आपकी बुक में ये मैकेनिज्म गिवन है। तो बेसिकली ये रिएक्शन साथ साथ हम इसको भी फॉलो करेंगे और इसके साथ हमने जनरल मैकेनिज्म के साथ साथ इसके साथ रिलेट करते जाएंगे। हमने स्टडी किया था कि जनरल मैकेनिज्म में बेस कैटालाइज रिएक्शन में बेस को हम एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो उस बेस का काम क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाता है वो आगे अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, फिर उसी से आगे फिर प्रोडक्ट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हेडिंग मैंने दी है फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड आयन। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन हम यहाँ पे इस तरह से हेडिंग दे सकते हैं कि सल्फाइड आयन बनता कैसे, या फिर इस तरह से कहा जा सकता है जिस तरह हमने जनरल मैकेनिज्म के अंदर स्टडी किया था, या फिर हम इसको इस तरह से बोलते हैं सल्फाइड आयन बेसिकली ये क्या चीज़ क्या है? ये है न्यूक्लियोफाइल के फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हम यहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने जनरल मैकेनिज्म में ये बात की थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेस ने अटैक करना होता है। अब देखें ये जिस तरह से ये मैकेनिज्म है जिसमें NaHSO3 इसके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा और सोडियम भी यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इस SO3 के पास। SO3 यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसको इकट्ठा करके लिखें तो हम इस SO3 SO2 नेगेटिव एंड O नेगेटिव इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल SO3 डबल नेगेटिव। तो हमने इसको यहाँ पे सेपरेट करके लिखा हुआ है, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इसका मैकेनिज्म देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है, अगर इसको हम ओपन करके यहाँ पे लिखते हैं सल्फर जो कि डबल बॉन्डेड अटैच है ऑक्सीजन के साथ, इधर से ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम और है, ये ऑक्सीजन अटैच है यहाँ पे सोडियम के साथ और ये ऑक्सीजन अटैच है दूसरी साइड से हाइड्रोजन के साथ। तो इसी को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। तो
तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू जनरल मैकेनिज्म इसी प्रोटॉन के ऊपर बेस ने अटैक करना है। अगर हम इसके ऊपर बेस का अटैक करवाते हैं, फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव, इसने अटैक किया इस बेस के ऊपर, तो यहाँ पे बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएंगे और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो आपके पास ये चीज़ किस तरह से हम इसको स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको इधर मैं कर देता हूँ। अगर ये बनेगा आगे कि OH और H आपस में मिलके यहाँ से वाटर की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएंगे, और इसके अलावा ये S जो है सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इधर ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव और साथ सोडियम अटैच है, और इसकी दूसरी साइड पे जो है ऑक्सीजन अटैच है और इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है O नेगेटिव, इसके साथ ये सोडियम आकर अटैच हो जाता है जो हम आगे इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट यहाँ पे बना हुआ है जो आगे इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो अभी इसमें मौजूद जो ऑक्सीजन एटम है जिसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अंदर मौजूद थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन एटम की तरफ और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। अब इस सल्फर का बॉन्ड, इस सल्फर में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसका बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन के साथ। अब ये इसके साथ अटैच होगा तो इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएंगे और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके अगले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट लास्ट पे। अब इसमें देखें ये प्रोटॉन कहाँ से आया, अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म इसमें जो हमारे पास प्रोटॉन था, ये प्रोटॉन लास्ट में इस नेगेटिव के साथ आकर अटैच हो जाता है। बेसिकली ये पॉजिटिव आता कहाँ से है, इसमें देखें जो मैंने आपको मैकेनिज्म ये बताया अकॉर्डिंग टू जनरल मैकेनिज्म, हमारे पास यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। जनरल मैकेनिज्म के अंदर भी हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि जो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है ये आगे लास्ट स्टेप में यहाँ आके यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल इस प्रोटॉन की जगह पे मैं इस्तेमाल करता हूँ HOH, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव अटैक करते हैं बेसिकली इस पॉजिटिव के ऊपर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इस OH की तरफ, तो यहाँ से OH लास्ट पे निकल जाएगा। अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर को, अगर आप इस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, सेकंड स्टेप सेम चलेगा इसमें। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, पहले ये स्टेप करेंगे फिर ये वाला स्टेप करना है, फिर आपने वाटर को यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट बनाना है, ये भी ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से करना चाहें कि मैकेनिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फाइड आयन हमने बनाना है जो कि न्यूक्लियोफाइल है, तो सेम सिर्फ उसका रिएक्शन करवा के उसके हमने आयन्स उसके बना लेने हैं। सेकंड स्टेप दोनों में सेम है। थर्ड स्टेप में सिर्फ आपने ये प्रोटॉन यूज़ करने जो हमने स्टार्ट में बनाया था, तो दोनों तरह से आप रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ये प्रोटॉन इसके साथ अटैच होगा, अगर इसको नहीं लिखते फॉर एग्जांपल वाटर के मॉलिक्यूल को, तो आप इसका रिएक्शन ऑक्सीजन का इस प्रोटॉन के ऊपर करा देंगे, ये प्रोटॉन आकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो फिर ये बेस यहाँ से रिलीज नहीं होगी क्योंकि हम स्टार्ट पे उसको दिखा ही नहीं रहे। बेसिकली ये प्रोसेस इस तरह से प्रोसीड होता है कि बेस वहाँ पे रिलीज होती है। तो उसके बाद ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट हमारे पास ये बन जाता है। तो अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड को लेना चाहते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड आपके पास, आपका रिएक्टेंट फॉर्मेल्डिहाइड से स्टार्ट होगा रिएक्शन। अगर आप एस्टल्डिहाइड ले रहे हैं तो एस्टल्डिहाइड से ही स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ एडिशन प्रोडक्ट या बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, तो आपका रिएक्टेंट जो मैकेनिज्म आप करेंगे तो यहाँ पे आप फॉर्मेल्डिहाइड को यूज़ करेंगे। अगर आपसे कहा जाता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ एस्टल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, तो आपके रिएक्टेंट में यहाँ पे एस्टल्डिहाइड आना चाहिए। अगर कीटोन का कहा गया तो यहाँ पे कीटोन आना चाहिए। अगर जनरल मैकेनिज्म कहा गया तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप आप ऐड नहीं करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में लेके जाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास ये आ जाता है कि कीटोन इन विच बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर लार्जर। अगर कीटोन हम यूज़ कर रहे हैं, कीटोन क्या चीज़ होती है, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे अगर कार्बन एटम्स मौजूद हों, फॉर एग्जांपल ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके दोनों साइडों पे अगर कार्बन एटम्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो हम इसको कीटोन का नाम देते हैं। अब इसमें यह बात की जा रही है कि कीटोन इन विच बोथ अल्काइल ग्रुप्स, इस साइड पे ये अल्काइल ग्रुप फॉर एग्जांपल आर ग्रुप है, इधर भी आर ग्रुप है, अगर ये क्या है लार्जर हैं, फॉर एग्जांपल 3 3 4 4 कार्बन एक एक साइड पे अटैच है, तो ये इस ग्रुप को हम देते हैं लार्जर ग्रुप का नाम देते हैं, जो कि कीटोन की प्रॉपर्टीज़ में ही आता है, कीटोन के अंदर ही स्टडी किया जाता है। अगर कीटोन में लार्जर अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं देन मिथाइल ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल एक है C डबल बॉन्ड O, इधर भी मिथाइल ग्रुप है और इधर भी मिथाइल ग्रुप है, सिर्फ ये जो ग्रुप है ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH2 और इधर लगा देता हूँ CH3, इधर भी CH2 और इधर लगा देता हूँ CH3, तो हम आपसे पूछते हैं
कि फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यूज में दिया जाता है इस तरह से कि अगर आपके पास 2 प्रोपेनॉन 2 पेंटानॉन 2 हेक्सानॉन आ जाता है तो आपने बताना है कि किसका रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ प्रोसीड हो सकता है। तो इसका आईयूपीएक नेम भी याद रख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए तो इसका नाम होगा, नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम है 2 प्रोपेनॉन। तो 2 प्रोपेनॉन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है। इसके अलावा कीटोन के बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते कि उनका साइज़ बड़ा हो जाता है और उसका रिएक्शन इतनी आसानी से प्रोसीड नहीं होता। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड को स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।